हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लासपीडिया में। दोस्तों, आज की इस क्लास में, जनरल साइंस की इस क्लास में, हम फिजिक्स से जो टॉपिक चल रहा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, उसमें हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व, उस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ चुके हैं और तरल के घनत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फ्लूइड डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड है ये आपका स्पेसिफिक डेंसिटी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाए कि इस विशिष्ट घनत्व वाले टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक हमने पढ़ा सिर्फ डेंसिटी, घनत्व, जो कि द्रव्यमान और आयतन का क्या था, अनुपात। और यहां हम पढ़ेंगे विशिष्ट घनत्व। तो ये विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, इसके और भी कई दो तीन नाम हैं। तो जैसा कि आपको इसके हेडिंग से पता चल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये डेंसिटी से रिलेट करती है, इसका संबंध घनत्व से, जो सामान्य घनत्व है उससे है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो घनत्व होता है, किसी भी तरल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? तरल का द्रव्यमान और तरल का आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो होता है साथियों, वो होता है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो या स्मॉल डी से लिखते हैं और द्रव्यमान को स्मॉल एम से और आयतन को कैपिटल वी से। तो रो बराबर एम अपॉन वी, ये हमने पढ़ा कि घनत्व जो होता है वो किसी भी तरल के एकांक आयतन में उपस्थित उसका द्रव्यमान जो होता है वो उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, अगर हम उस पर ताप और दाब की अवस्थाओं को शामिल नहीं करें, कि ना तो हम तापमान में कमी वृद्धि कर रहे हैं, ना दाब में हम, मतलब इन चीजों में जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ताप और दाब, इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करें, तो सामान्य अवस्थाओं में किसी भी पदार्थ का घनत्व जो होता है वो फिक्स रहता है, नियत रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है तर 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। जिस तापमान पे सबसे ज्यादा होता है वो किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इस घनत्व वाले टॉपिक में से नहीं बनता है। सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व कितना होता है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जाता है। अब यहां बात की जाएगी कि घनत्व की तो हमने चर्चा कर ली, विशिष्ट घनत्व। अच्छा, इसके दो तीन और नाम है। आप इसे आपेक्षिक घनत्व कह लें या आप इसे आपेक्षिक गुरुत्व भी कह लें। आपेक्षिक गुरुत्व, जिसे हम इंग्लिश में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी, इन दो नामों से हम जानते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व, है ना, स्पेसिफिक डेंसिटी, एक नाम और है इसका विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व, तो स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं हम साथियों स्पेसिफिक डेंसिटी। तो इन्हें आप तीन नाम से पुकार सकते हैं। इसे आपेक्षिक घनत्व के नाम से पुकार सकते हैं, जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। आपेक्षिक गुरुत्व के नाम से आप इसे पुकार सकते हैं, जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी कहते हैं। विशिष्ट घनत्व के नाम से आप इसे पुकार सकते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि भाई होता क्या है। जैसे सामान्य घनत्व जो था हमारा, वो दो चीजों का अनुपात था, लेकिन आपेक्षिक घनत्व जो होता है ये होता है भैया दो घनत्वों का अनुपात।
ये दो घनत्वों का अनुपात होता है। अब वो दो घनत्व कौन कौन से होंगे? डेफिनेशन का अगर हिसाब से हम बात करें तो आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व जो होता है, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व या गुरुत्व उस पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मानक जल के घनत्व का क्या होता है? अनुपात होता है। किसी भी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो उसका पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का, अब लेकिन वो पानी का घनत्व के कौन से तापमान पे लिया जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मानक जल का घनत्व का क्या कहलाता है? ये अनुपात। आपेक्षिक घनत्व हो गया पदार्थ का घनत्व या आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट। आपेक्षिक भार होता है एकांक आयतन का भार, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है साथियों? आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व कहलाता है। तो ऊपर देख रहे हैं आप, ये भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है। इसका मतलब ये दो घनत्वों का क्या है? अनुपात। लेकिन बटे से ऊपर रहेगा पदार्थ का घनत्व जिसका आप ज्ञात करना चाह रहे हैं, और बटे से नीचे लिया जाएगा पानी का घनत्व जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो, इसको आप एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसका एक फॉर्मूला निकालें, फॉर्मूला हम निकालें इसका, तो आप इसे कैपिटल एस से दर्शा सकते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। अब जिस पदार्थ को आपको निकालना है, तो एस पदार्थ, किसी भी पदार्थ का आपको आपेक्षिक घनत्व प्राप्त करना है तो क्या होगा? रो, रो क्या हो गया? घनत्व। रो पदार्थ, तो उस पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, रो जल, वाटर। क्लियर है कि जिस पदार्थ का आपको घनत्व निकालना है, तो एस मटेरियल, हमें आपेक्षिक घनत्व क्या करना है उस पदार्थ का, तो वो होगा पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। इनका अनुपात जो होता है वो कहलाता है हमारा आपेक्षिक घनत्व। इंटरेस्टिंग बात, ये तो बात होगी कि डेफिनेशन और फॉर्मूले की। अब बात आती है इसके मात्रक और विमा की। बहुत ही अच्छा प्रश्न बना चुका है इसके ऊपर एग्जाम में, पिछली पुलिस वाली एग्जाम्स में, 2017 वाली में, 2018 वाली में, राजस्थान पुलिस वाली में और दिल्ली पुलिस। ये जो प्रश्न है, प्रश्न इस तरीके से आया था, निम्न में से कौन इकाई रहित विमाहीन राशि है? निम्न में से कौन इकाई रहित और विमाहीन राशि है? अब देखिए, आपेक्षिक घनत्व दो घनत्वों का अनुपात है, तो ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो घनत्व होता है उसकी इकाई होती है केजी प्रति मीटर क्यूब, तो ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब। इकाई कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास इकाई क्या आई? कुछ भी नहीं आई, नन, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो इकाई रहित और विमाहीन राशि होती है। आपेक्षिक घनत्व जो है साथियों, यह इकाई रहित, इट इज ए यूनिटलेस, इकाई रहित एवं विमाहीन एंड डायमेंशनलेस, विमाहीन राशि होती है। विमाहीन राशि होती है। अब जिसकी कोई यूनिट नहीं है, जिसका कोई मात्रक नहीं है, तो उसकी विमा भी नहीं बन सकती। विमा बनाने के लिए, विमा के लिए उसका मात्रक, यूनिट होना बहुत जरूरी है, इकाई होना बहुत जरूरी है। तो आपेक्षिक घनत्व इकाई रहित और विमाहीन राशि है। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत सारी एग्जाम्स में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा चुका है। इवन आपकी जेई के एग्जाम्स में भी प्रश्न आ चुका है, एसएससी, जेई, पीडब्ल्यूडी, जेई, पीएचडी, जेई के एग्जाम्स में, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में, ग्रुप डी में, इन सभी में ये प्रश्न बहुत बार इस लाइन के ऊपर बन चुका है, पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि यह एक इकाई रहित विमाहीन राशि, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दो घनत्वों का अनुपात है। तो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, वो अलग बात है कि ऊपर पदार्थ का घनत्व नीचे जल का घनत्व, लेकिन घनत्व की इकाई तो सेम होती है। तो इकाई आपस में कट जाएंगी, तो फिर इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो यह इकाई रहित और विमाहीन राशि होती है। और किसी भी पदार्थ का आपको आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है,
तो पदार्थ का घनत्व बटे जल के घनत्व का क्या होता है, ये अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपेक्षिक घनत्व के मान भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो किस तरीके से। मान लीजिए मुझे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई जल का विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो मुझे किसका ज्ञात करना है, जल का। ठीक है, चलिए, तो एस जल का मुझे फाइंड आउट करना है, वाटर का। तो ऊपर हम किसका लेंगे, जल का ही लेंगे, क्योंकि जिसका हम ज्ञात कर रहे हूं उसका ऊपर लेंगे और नीचे पानी का लेंगे हमेशा। लीजिए, तो जल का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, और बटे नीचे भी जल है तो ये भी 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो कितना आ गया साथियों, एक, कोई इकाई नहीं है। तो जो पानी का विशिष्ट घनत्व है वो कितना आ गया हमारा, एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें, मान लीजिए हमें ज्ञात करना है केरोसिन का, तो केरोसिन का विशिष्ट घनत्व एस केरोसिन इज इक्वल टू रो केरोसिन, क्योंकि हमें केरोसिन का ज्ञात करना है तो ऊपर पदार्थ कौन सा लेंगे हम, केरोसिन, और केरोसिन क्या है, द्रव, तो नीचे हम किसका घनत्व लेंगे, जल का। लीजिए, केरोसिन की डेंसिटी होती है लगभग 800 केजी प्रति मीटर क्यूब, और जल की डेंसिटी होती है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें ज्ञात करना है पारे का, मर्क्यूरी का, एस एच जी, पारा जिसे हम मर्क्यूरी के नाम से या पारद के नाम से जानते हैं, इसका एस के क्या होता है, सिनेबार। और पारा ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये द्रव में बदल जाता है, जबकि सभी धातुएं हम जानते कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। तो पारे का आपको ज्ञात करना है तो ऊपर आप घनत्व किसका लोगे, पारे का, Hg का, और नीचे किसका लोगे आप, जल का, वाटर का। लीजिए, पारे का घनत्व कितना होता है साथियों, 13600 केजी प्रति मीटर क्यूब, और पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 13.6। इसका मतलब हमारे पास 3-4 मान आ गए कि जो पानी का विशिष्ट घनत्व होता है एस फॉर वाटर, वो कितना होता है, 1 होता है। केरोसिन का कितना होता है, 0.8 होता है, और पारे का कितना होता है, पारा या मर्क्यूरी का, वो 13.6। तो पारे का घनत्व भी सबसे ज्यादा है और पारे का विशिष्ट घनत्व भी सबसे ज्यादा है। तो आपको किसी भी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, पदार्थ का घनत्व बटे जल के घनत्व का, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आप उससे उसका विशिष्ट घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रश्न में मान लीजिए उसका विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है, विशिष्ट घनत्व दे रखा है, एस का मान दे रखा है, आपसे वो घनत्व ज्ञात करवा है रो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये हमें रो फाइंड आउट करना है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा जल का घनत्व 1000 है तो आप उसे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको रो ज्ञात करना है किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का आपको घनत्व ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, एस इंटू 10 की पावर 3, 1000 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे केरोसिन का ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, केरोसिन का, तो रो किसका ज्ञात करना भैया, मुझे केरोसिन का। अब केरोसिन का विशिष्ट गुरुत्व या तो क्वेश्चन में देगा, नहीं भी देता तो उसका फिक्स होता है, नहीं भी देगा तो आप उसको 0.8 लेंगे। तो एस का मान कितना है केरोसिन का, 0.8 इंटू 10 की पावर 3, 1000 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 800 केजी प्रति मीटर क्यूब आ गया। और आपको घनत्व वाली क्लास में केरोसिन के घनत्व का मान भी यही बताया था, 800 केजी प्रति मीटर क्यूब। लेकिन घनत्व की इकाई होती है तो आप यहां इकाई मात्रक को नोट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सर विशिष्ट घनत्व की तो इकाई नहीं थी तो फिर यहां गड़बड़। भैया फॉर्मूले में ये है आपका 10 की पावर 3 क्या है, ये पानी का घनत्व, तो घनत्व की इकाई तो आएगी। इसी तरीके से अगर आप पानी का घनत्व ज्ञात करें, मान लीजिए रो फॉर वाटर, तो एस फॉर वाटर इंटू 10 की पावर 3, तो पानी का विशिष्ट घनत्व कितना है, 1
इंटू 10 की पावर 3 क्या गया 1000। पानी का घनत्व क्या होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो किसी भी पदार्थ का आपको घनत्व या अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है तो आप ये दो फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। अगर आपको उसका अपेक्षित गुरुत्व घनत्व ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और अगर आपको उसका घनत्व ज्ञात करना है तो आप ये फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जब आपको S का मान दिया। बाकी आपको द्रव्यमान और आयतन दिया हो तो आप घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे रो बराबर m/v से। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई इनके फॉर्मूले की कि भाई घनत्व होता क्या है और घनत्व की इकाई क्या होती है, घनत्व का मान क्या होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए हम उनका घनत्व और विशिष्ट घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। अब इससे जरूरी कुछ बातें देखो, अपेक्षित घनत्व दो समान राशियों का क्या है अनुपात, मतलब समान राशियों का मतलब दो घनत्व, तो दोनों ही क्या है घनत्व है, एक ही जैसी राशि है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, और जिस राशि का कोई मात्रक अर्थात यूनिट या इकाई नहीं होगी उसकी कोई भी विमा या डायमेंशन नहीं। अपेक्षित घनत्व जो होता है उसका मापन हम करते हैं हाइड्रोमीटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होती है वो ये प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो हाइड्रोमीटर जो होती है साथियों वो आर्किमिडीज के जो प्लवन का जो सिद्धांत है, आर्किमिडीज का जो प्लवन का मतलब तैरने का, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज का जो प्लवन का जो सिद्धांत है उस पर ये आपकी आधारित होती हैं ये। और हाइड्रोमीटर में आपकी लैक्टोमीटर भी आती है। लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापने का काम करता है, दूध का घनत्व मापता है, वो भी हाइड्रोमीटर का एक रूप है। ट्यूडनल हाइड्रोमीटर है ना, ट्यूडनल हाइड्रोमीटर। अब ये हाइड्रोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, निकलसन हाइड्रोमीटर। तो ये सभी जो हाइड्रोमीटर होती हैं ये सब आपके आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो इस लाइन को भी आप याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर, हालांकि इसके ऊपर बहुत कम बार प्रश्न पूछा गया, 2-4 बार ही, कि भाई हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर आधारित होती है। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। किसी भी पदार्थ का अपेक्षित गुरुत्व या उसका घनत्व आप किस उपकरण से मापेंगे तो वो होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है हाइड्रोमीटर। जबकि घनत्व का मापन, जो घनत्व होता है उसका मापन, ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था 2016 वाले एग्जाम में, घनत्व का मापन किस उपकरण से किया जाता है, उसमें ऑप्शन डी राइट आंसर था। घनत्व का मापन जिस यंत्र से किया जाता है वो होता है पिक्नोमीटर। तो ये आपको पिक्नोमीटर की जो जिक्र है, चर्चा है, वो आपको मार्केट में जो भी बुक्स हैं जनरल साइंस की उनमें नहीं मिलेगा। किसी भी बुक्स में आपको पिक्नोमीटर की चर्चा नहीं मिलेगी। सिर्फ आपने ये पढ़ा है कि भाई घनत्व ये होता है, आपने अपेक्षित घनत्व का मापन करने वाला उपकरण हाइड्रोमीटर का नाम सुना है लेकिन पिक्नोमीटर का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन ये एसएससी 10+2 के एग्जाम में 2016-17 के एग्जाम में ये पूछा गया था, और वहां ये ऑप्शन था डी कि भाई घनत्व का मापन हम किस उपकरण से करते हैं, तो वो करते हैं पिक्नोमीटर से। किससे करते हैं? पिक्नोमीटर से। तो इसका आप याद रखिए। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें पिक्नोमीटर के साथ साथ, तो देखो अपेक्षित घनत्व का मापन करेगा हाइड्रोमीटर, घनत्व का मापन जो यंत्र करेगा वो करेगा आपका पिक्नोमीटर। कौन करेगा? पिक्नोमीटर। और किसी भी गैस का आयतन, गैस का आयतन का जो मापन करता है वो होता है हमारा यूडियोमीटर। यूडियोमीटर गैस के आयतन का मापन। ध्वनि का जो मापन करता है जो यंत्र, उसे हम कहते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ठीक है। और सड़क पर चलने वाली वाहनों की चाल है ना, वाहनों की स्पीड, वाहनों की जो चाल होती है, आपके व्हीकल्स की जो स्पीड होती है उसका मापन करता है स्पीडोमीटर, ठीक है। और जो सड़क पर जो वाहन चल रहे हैं तो उनके द्वारा जो दूरी तय की गई है, वाहनों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है किसी भी मार्ग पर, उसका मापन जो उपकरण करता है वो होता है ऑडोमीटर। कौन सा होता है भैया? ऑडोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑडियोमीटर और ऑडोमीटर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
सेम सेम से लगते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि का मापन करता है, जबकि ऑडियोमीटर और ओडोमीटर वाहनों पर, जो सड़क पर जब वाहन चलते हैं तो वाहनों के द्वारा वो दूरी कितनी तय की गई, वाहनों के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस का जो मेजरमेंट उपकरण करता है वो करता है ओडोमीटर। और जो स्पीड होती है हमारी की भी, ये 60 पे चल रहा है, 80 पर दौड़ रहा है, वहां 90 पे दौड़ रहा है, तो वो स्पीड का मेजरमेंट करता है, वो होता है स्पीडोमीटर। तो वाहनों की चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल या एवरेज स्पीड का जो मापन उपकरण करता है वो होता है स्पीडोमीटर। गैसों का आयतन यूडियोमीटर करता है। फिर बहती हुई वायु का वेग, जो भी वायु बहती है तो बहती हुई वायु का वेग का मापन, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहती हुई वायु के वेग का मापन। और ये तो हाल ही में एसएससी की जो एग्जाम्स हुई है 2019 में, इसमें भी ये एसएससी एमटीएस की एग्जाम्स में ये पूछा गया था। ऐसा 2020 में जुलाई में ना, उससे पहले जो हुई थी, तो उसमें एमटीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि वायु का वेग का मापन हम किस उपकरण से करते हैं, तो वो होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स तो होता है एनीमोमीटर। तो जो हवाएं चलती हैं, तो हवाओं की जो विंड स्पीड होती है कि भाई 200 किलोमीटर पर घंटा से ये तूफान आएगा, इसमें हवा चलेंगी, तो उन बहती हुई वायु का वेग का मापन एनीमोमीटर से करते हैं। तो इससे हम किसका मापन करते हैं? बहती हुई वायु का वेग। बहती हुई वायु का वेग, फ्लो जो विंड वेलोसिटी होती है उसका मापन करते हैं एनीमोमीटर से। फिर इसी से रिलेटेड एक आता है स्केल, कि वो स्केल पैमाना कौन सा होता है जिससे हम वायु का वेग का मापन करते हैं, तो वो होता है ब्यूफर्ट स्केल। ब्यूफर्ट स्केल से भी वायु के वेग का मापन किया जाता है। तो स्केल जो होता है, जैसे आपका टेम्परेचर मापने का स्केल होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इंस्ट्रूमेंट हो गया एनीमोमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट्स में ही एक स्केल्स होता है जिसे हम कहते हैं ब्यूफर्ट स्केल। तो ब्यूफर्ट स्केल जो होता है, जैसे आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट कौन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स करता है वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो तापमान का मापन कौन करता है? थर्मोमीटर। अब उस थर्मोमीटर के ऊपर मार्किंग रहती है, जो इकाइयों का अंकन रहता है, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना। तो आप उस थर्मोमीटर की सहायता से टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, आप डिग्री सेल्सियस स्केल के रूप में, केल्विन के पैमाने के रूप में, या फ़ारेनहाइट पैमाने के रूप में। इसका मतलब ये केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल जो टेम्परेचर स्केल है, तापमान का जो स्केल है, वो थर्मोमीटर के ऊपर ही अंकित होता है, मार्क रहता है, प्रिंटेड रहता है। उसी तरीके से एनीमोमीटर होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो वायु का वेग का मापन करता है, लेकिन एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से हम ब्यूफर्ट स्केल पर बहती हुई वायु के वेग का मापन करते हैं। ठीक है, तो आपको हाइड्रोमीटर स्पेशली याद रखना है कि हाइड्रोमीटर से हम आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व का मापन करते हैं। इसके जैसा ही एक सिमिलरिटी नेम होता है, सिमिलर नेम होता है हाइग्रोमीटर। इसमें हम कई बार चक्कर खा जाते हैं। हाइग्रोमीटर एक तो होता है साथियों हाइड्रोमीटर, और एक होता है हाइग्रोमीटर, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? लिक्विड, ज्यादातर जल जो होता है, और हाइग्रो का मतलब होता है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से जो होता है वो आपेक्षिक आर्द्रता, वातावरण की, एनवायरमेंट की जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है, उसका मापन जो होता है कि भाई वातावरण में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी है, नमी कितनी, मॉइस्चर कितनी है, उसका मेजरमेंट जिस उपकरण से किया जाता है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अधिकतर जो एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं वो आपके यहां साथ में, इसमें हाइग्रोमीटर का जब भी ऑप्शन आएगा तो उसके साथ में आपको हाइग्रोमीटर का भी आएगा, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। तो वो भी जो क्वेश्चंस होता है वो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर के ऑप्शन के साथ में हाइग्रोमीटर जरूर आएगा, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो आप बताएंगे कि आपेक्षिक घनत्व का मापन हम जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, जबकि नदी के जल का घनत्व कम होता है। समुद्र के जल का घनत्व लगभग 1030 होता है, जबकि नदी का जल का पानी मीठा होता है, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है? 1000 होता है। इसलिए समुद्र का जो जल होता है वो खारा होने की वजह से उसमें तैरना आसान है, और नदी के या झील के पानी में तैरना आसान नहीं है। इसी के साथ ही जो पानी होती है, जब वो बर्फ पानी पे तैरती है, उसका 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है, अर्थात
सिर्फ उसका 10% हिस्सा पानी से क्या रहता है, बाहर, बाकी 90% हिस्सा पानी के क्या रहता है, अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व है भैया 1000 और बर्फ का घनत्व होता है 917। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के 90% के क्या है, बराबर। इसलिए 90% हिस्सा तो पानी में डूबा रहेगा। पानी की डेंसिटी सॉरी बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से 10% कम है, 10% कम है। अब जब 10% कम होगा तो उसका 10% जो हिस्सा होगा वो क्या रहेगा, पानी से बाहर। कई बार प्रश्न इस तरीके से आ जाता है एग्जाम में कि कितना आयतन उसका अंदर होता है या बाहर होता है। तो 10% हिस्सा पानी से कहां होता है, बाहर होता है, और 90% हिस्सा पानी के क्या होता है, अंदर होता है। 1/10 भाग की जगह इसको आप 0.1 भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होता है एग्जाम में वो डिपेंड करता है आपको उसका जो आंसर देना है, आपको ऑप्शन क्या दिया है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है 90%, जो इक्वल होती है वो होती है उसकी आइस डेंसिटी के। इसलिए जब भी आप आइस को डिप्ट करेंगे वाटर में तो उसका 90% हिस्सा तो पानी में इमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। सिर्फ उसका 10% हिस्सा पानी से बाहर रहेगा, या 1/10वां भाग पानी से बाहर रहेगा, या 0.1 भाग जो होगा वो पानी से क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में। और यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि यदि हमने पानी के ग्लास में बर्फ डाल दी है और जब वो बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो पानी के आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा, या पानी का जो स्तर होगा, वाटर लेवल होगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वो आपका रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट, नियत रहेगा। अर्थात जब आपने बर्फ डाली उस समय उसका पानी का आयतन जो भी बढ़ना था, स्तर जो बढ़ना था वो बढ़ लिया। अब जब बर्फ पिघलना शुरू होगी और पूरी की पूरी बर्फ पिघल करके पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब उसके वाटर लेवल पर, उस ग्लास में पानी के स्तर पर या उसके आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि जो पानी से, हाँ देखिए आगे है ये बात, जल से भरे हुए एक पात्र में तैरते हुए बर्फ के पूर्णतः पिघलने पर के बाद भी पानी का तल क्या रहता है, समान रहता है। अर्थात जब भी आप किसी भी ग्लास में जो पानी भरा हुआ है उसमें बर्फ डालेंगे और जब वो बर्फ उसमें कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी, पूर्णतः पिघल जाएगी, तब उस ग्लास में जो वाटर लेवल था बर्फ डालते समय, बर्फ पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। दूध की शुद्धता का मापन या दूध के घनत्व का मापन हम जिस उपकरण से करते हैं वो होता है हमारा लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। एक प्रश्न दूध से रिलेटेड ही प्रश्न एक और बना है एग्जाम में कि अगर हम दूध है उस दूध में से क्रीम के कणों को हम निकाल देंगे तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं रो बराबर होता है m/v। अब प्रश्न यह है कि अगर दूध में से क्रीम के कणों को निकाल दिया जाए तो दूध का घनत्व पहले की तुलना में वही रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसको समझने के लिए क्या है, एक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में ये एक पात्र है जिसमें हमारा ये दूध है 2 लीटर 3 लीटर जो भी आयतन का है। अब दूध के अंदर ही जो है आपके क्रीम के कण मौजूद हैं। अब ये इस आयतन में भरे हुए हैं। अब जब आप इसमें से क्रीम के कणों को निकाल देंगे तो दूध का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम v का मान घटेगा तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो चेंज नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक नियत राशि है। तो चेंज क्या होगा, इसका आयतन। ठीक है, क्रीम के कणों को आपने इससे बाहर निकाल लिया, वो आपकी प्यासकों वाली कहानी है। मान लीजिए इसमें पत्थर के कण पड़े हुए हैं और पत्थर के जब कंकर पड़े हुए हैं उसमें, तो वो मटका पानी से पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जैसे ही आप उस मटके में से कंकरों को निकालेंगे तो उस मटके में पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कम। अर्थात उसका वॉल्यूम कम हुआ, आयतन कम होगा तो फिर क्या होगा, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि यदि दूध में से क्रीम के कणों को अलग कर लिया जाए तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका घनत्व पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था आपका घनत्व और विशिष्ट घनत्व के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और उसके बारे में हमने पढ़ा जिनसे रिलेटेड जो है एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न ये बनता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर
1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ है, उस 1 ग्राम बर्फ को या जल को 0 डिग्री सेल्सियस से जब 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। हमारे पास में एक एकांक द्रव्यमान की बर्फ है या पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप का पानी या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमी हुई बर्फ है। जब हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन पे क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए आता है एग्जाम में कि भाई पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। ऑप्शन बी आता है नियत रहता है। ऑप्शन सी आता है पहले आयतन बढ़ता है और फिर बाद में घटता है। ऑप्शन डी आता है कि लगातार बढ़ता है। इस तरीके का प्रश्न आता है, ठीक है, कि जब भी आप एकांक द्रव्यमान की बर्फ है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जमी हुई है या 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान का एक ठंडा जो पानी है, जब आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें 3 तापमान रेंज देखनी पड़ेगी। जैसा कि एक क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो बर्फ का घनत्व होता है वो कितना होता है, 917 केजी प्रति मीटर क्यूब। और 0 से तापमान हम बढ़ा करके ले जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। और 4 से ऊपर जब आप पानी का तापमान बढ़ाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर आप ले जाएंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व होता है 958 केजी प्रति मीटर क्यूब। और जैसा कि हम जानते हैं घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। अब मास एक ऐसी क्वांटिटी है, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो चेंज नहीं होती, तो चेंज क्या होगा, आयतन। अब आप नोट कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो घनत्व क्या है, कम, और जैसे ही 0 से बढ़ा करके आप तापमान लेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो घनत्व जो है वो बढ़ करके कितना हो रहा है, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो 0 से 4 के बीच में तो घनत्व बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा, और जैसे ही आप इसका तापमान देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेके जा रहे हैं, 10, 20, 30 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो घनत्व जो है वो 1000 से घट करके रह जाता है 958। तो ये घट रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में घनत्व का मान बढ़ा। तो क्यों बढ़ेगा, आयतन घटता है, तो आयतन घटेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप उसे गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटता है, और आयतन घटेगा तो ही उसका घनत्व का मान बढ़ेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आप इसको कितने भी तापमान तक गर्म करें, 5, 6, 10, 20, 30, 100 तक, इसका घनत्व घटेगा ही। 1000 से घटता 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 लास्ट में 100 डिग्री सेल्सियस पे रह जाएगा गर्म पानी का, उबलते हुए पानी का घनत्व 958। तो घनत्व घट रहा है। घनत्व कब घटेगा, जब v का मान बढ़ेगा। v का मान बढ़ेगा तो रो का मान कम आएगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो फिर 4 से ऊपर जब हम इसको गर्म करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो घनत्व घट रहा है, और घट रहा है तो इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है। तो जब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा कि यदि किसी हम एकांक द्रव्यमान की बर्फ को या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले जल को जब आप गर्म करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका आंसर होगा पहले उसका आयतन घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि पहले आयतन घटता है और फिर बाद में बढ़ेगा। और घटता है तो कौन से तापमान के बीच में घटता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में घटता है। उसके बाद आप उसका तापमान कितना ही बढ़ाइए, उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का मान कम होता जाएगा। क्लियर है। तो ये था साथियों विशिष्ट घनत्व के बारे में, जिसके बारे में आपको मैंने खूब डिटेल में बताया था। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस क्लास को जो है वो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप जिस नॉलेज का, जिस एक्सपीरियंस का आपने फायदा उठाया है, तो वही नॉलेज और एक्सपीरियंस का आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक बेनिफिट पहुंचे, उसमें आप उनकी तैयारी में इस नॉलेज को ट्रांसफर करके आप काफी मददगार हो सकते हैं, जिससे वो आपको थैंक्स कहेगा, उस तक बहुत ही
अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए, और हमें भी फिर मोटिवेशन मिलेगा। हमारे जो एक सीधा सा उद्देश्य है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो मैक्सिमम लोगों तक शेयर हो, क्योंकि ज्ञान के बारे में एक ही कथन है कि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, जितना बांधोगे उतना घटता है। तो आप इस ज्ञान को जितने लोगों तक आप बांटोगे तो आपका ज्ञान उतना ही वृद्धि होगी, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इस तैयारी की हेतु एक बहुत ही अच्छी स्टडी मटेरियल उन तक पहुंच पाएगा। और आपके जो शेयर हैं, आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, आपके जो फॉलो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से इसी तरीके से हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम इसी तरीके से मेहनत आपके लिए करते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल क्लासपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आप तक हमारी आने वाली क्लासेस का और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, और हमारी वीडियो क्लास को सबसे पहले आप देख पाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज क्लासपीडिया को फॉलो करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स और जीके और साइंस को इन्फोग्राफिक मेथड से पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से सीखना समझना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी क्लासपीडिया को जरूर फॉलो करें। आपकी आने वाली एग्जाम्स और वीडियो से रिलेटेड और करंट अफेयर्स के डेली नोट्स, पीडीएफ नोट्स और ई बुक्स, या आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स और ई बुक्स निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारा टेलीग्राम चैनल www.telegram.org/classpedia को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर करना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।